Hello and welcome to the Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi, and finally we are saying goodbye to 2015 and we're ushering in the new year 2016. What an interesting journey it has been to be with you all. I'm sure you've been a lovely audience. I've been sharing all these shows on the Quest on Rajya Sabha TV with you, and very interesting personalities we had on the show. And today also on Rajya Sabha TV, we have a very, very special and interesting guest. He is the Minister for Minority Affairs and also Parliamentary Affairs. He is Mr. Mukhtar Abbas Naqvi. I welcome him to the show. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने कहा कि चूंकि नए साल की बात कर रहे हैं तो कुछ खुशफहमियों की हम बात करें, कुछ अच्छी बातें करें। क्या इरादे हैं नए साल के लिए? देखिए, नया साल तो हमेशा जो है वो नया जुनून, नया जज्बा और नया संकल्प लेकर आता है। और हमें लगता है कि जो नया साल 2016 होगा, वो 2016 एक नए जुनून के साथ, एक नए जज्बे के साथ, और वो जुनून और जज्बा मुल्क की तरक्की और मुल्क की मजबूती के लिए होगा। जी, और जब आप ये मजबूती की बात करें तो जो संदर्भ में चीज़ें हैं उसको भी ले आएँ कि सबको ये उम्मीद रहती है कि सब साथ मिल के चलें। और चूंकि जहाँ आप मिनिस्ट्री में हैं और बहुत दिनों से आप ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या लगता है कि वो जो सबको साथ लेकर चलने का जो उत्साह है वो हमें नज़र आएगा और ज़्यादा? हाँ बिल्कुल, देखिए सबको साथ लेके चलने का उत्साह ही जो है वो मुल्क की भी ताकत है और हमारी भी ताकत है। और अकेले आप अकेला चलो कि जो बहुत पुरानी कहावत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, सबको यकीन और विश्वास को लेकर के चलना होगा। और इसीलिए इस बार भी हम सबको साथ लेकर चलते रहे। वो अलग बात है कि कुछ लोग बिछड़ते रहे, कुछ लोग जुड़ते रहे, लेकिन सबको साथ लेके भले बिछड़े या जुड़े ना हो, लेकिन कुछ जो बातें जो आई जिनके बारे में आपने भी बयान भी दिए कि आखिर क्यों कुछ लोगों ने ऐसे, कुछ लोगों का ना पड़े, या वो फिल्मी हस्तियां थी या कुछ और हस्तियां थी, क्यों आखिर ये लगने लगा कि बात इधर की उधर हो रही है? देखिए, जब साल थकने लगता है तो एक नया जज्बा और एक नया जुनून लेकर के दूसरा नया साल आता है। बीच बीच में कुछ घटनाएं हुई, जो घटनाएं की बहुत अच्छे टेस्ट में हम नहीं मानते उनको, और वो घटनाएं ना होती तो बेहतर था। लेकिन उन घटनाओं को हम सबक भी मानते हैं और संदेश भी मानते हैं। जैसे कि मसलन आप जानते हैं कि बड़ी हस्तियां, बड़े नाम हैं, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे फिल्मी हस्तियां, वो जब कुछ ऐसा कह गई और कुछ लोगों ने शायद बाद में सोचा उसके बारे में, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, सही ही कहा था। और ऐसा क्यों लगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो कुछ अलग बात कह रहे हैं? मतलब क्यों ऐसी? देखिए हमें लगता है कि कभी कभी बात का बतंगड़ भी बनता है। और अब तो 24/7 का टेलीविज़न चैनल्स का और निश्चित जो प्रिंट मीडिया है उसका वक्त है, और उसमें इतनी सी बात हुई तो इतनी भी खिंचती है। कभी तिल का ताड़ बनता है, कभी बात का बतंगड़ बनता है। इसलिए जो है वो उन्होंने क्या कहा उसका आप ये नहीं कहेंगे कि दिल में कोई बात थी जो जुबान पे आई? नहीं, उनके दिल में अगर कुछ रहा होगा तो वो गलत था। हमें लगता है कि ये देश सहिष्णु है, इस देश के डीएनए में सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। और ये देश जो है वो इनटॉलरेंस कहाँ पे है? मतलब मैं इसी शब्द पे आ जाऊं कि ये 2015 में शायद एक शब्द है जो बहुत ज्यादा यूज किया गया, चाहे हम टॉलरेंस या इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आखिर ये शब्द इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाता है? ये यूज इसलिए हुआ कि एक बिहार का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। अब बिहार के इलेक्शन में आप मोदी जी की सरकार की नाकामी नहीं दिखा सकते, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार नहीं बता सकते, मोदी जी को जो है वो आप नाकाम प्रधानमंत्री नहीं बता सकते, उनके सरकार के मंत्रियों को नहीं बता सकते, तो करें क्या? तो एक मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से एक वर्ड निकाला गया, इंटॉलरेंस। और कुछ हमारे साथियों ने उसी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके और अवार्ड्स दिखाने शुरू कर दिए कि हम अवार्ड वापसी करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? देश में इंटॉलरेंस है। कहाँ इंटॉलरेंस है? जो लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मेरा देश तो इतना सुंदर देश है, यहाँ सहिष्णु देश है, सौहार्द से भरा देश है। उन देशों में जाकर देखें जहाँ पर कि खड़े करके लोगों के गले काट दिए जाते हैं, जहाँ पर मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे नमाजियों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों को स्कूलों में खड़े करके गोलियां मारी जा रही हैं, या तमाम दुनिया में ISIS जैसे संगठन पैदा हो रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है। इस देश में हमारे यहाँ कहीं ना कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के DNA में ही वो नहीं है। तो आप मानेंगे कहीं कि जो हमने अवार्ड वापसी वाला भी जो सारी घटनाएं देखी कि अभी फिलहाल हमें शांति लग रही, आपको लगता है कि फिर चुनाव आए, मतलब बहुत सारी बातें? देखिए अवार्ड वापसी का हंगामा जो है वो तब तक चला जब तक बिहार का चुनाव चलता रहा।
बिहार का चुनाव खत्म, अवार्ड वापसी अभियान खत्म। तो वो अपने आप खत्म हो गया। बिहार चुनाव को कैसे आप आंक रहे हैं? क्योंकि जहां तक हम समुदाय की भी बात करें, और इस बार माना गया कि कई हालांकि शायद क्रिटिक्स ये कहेंगे या जो ऑब्जर्वर्स हैं ये कहेंगे कि भाई क्या कास्ट पॉलिटिक्स नहीं गई, ये चिंता की बात है। आपने डेवलपमेंट की बात की थी, कैसे लेकिन आप देखेंगे कि क्या सबको नहीं लेकर चल पाया? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, हम सबको लेके चलते। देखिए क्या है, इलेक्शंस में जो है वो अलग अलग तरह के अलग अलग समीकरण होते हैं। नेचुरली हम ये नहीं कह सकते कि जो कास्ट का कैलकुलेशन होता है, कास्ट का इक्वेशन होता है, वो नहीं है, वो भी है। वो समीकरण होता है और उसकी वजह से कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, कास्ट और कम्युनिटी और कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें जब हावी होती हैं तो जो रियल इश्यूज हैं वो पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद लोगों को अंदाज़ा होता है, कहते सोचते हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत हो गया। आज जैसा सोच, कई बार बयान कुछ लगता है कि शायद इतने बड़े हो जाते हैं कि इश्यूज से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आरक्षण के ऊपर बयान जो आ गया था। तो हाँ, वही हमने कहा ना, वो आरक्षण वाला बयान भी बात का बतंगड़ ही था। कोई भी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहा था, न कहा गया, न कर किया जा सकता है। ये न संवैधानिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है कि जो पिछड़ा तबका है, जो दलित तबका है, जो समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर तबका है, उसे प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज भी जो है वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में वो शामिल नहीं हो पाए हैं। तो हमें लगता है कि अब इलेक्शन में तो होता ही है, इलेक्शन में एक बात हुई, कौवा कान ले गया तो ले गया, फिर अब शोर मचता है। लेकिन यहाँ से जो चिंताएं आपकी शुरू हुई हैं, और जरूर एक तरह का आत्मचिंतन भी रहा ही होगा और स्ट्रैटेजी पे बात हुई होगी, तो अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि आसाम आपके आगे है, आपके आगे बंगाल है, आपके आगे। देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठा होकर के झूठ को सच बना दें तो वो फिर जो है वो पीछे के पीछे रह जाता है। इसलिए असम का इलेक्शन भी है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हैं, यूपी में इलेक्शन है, तमिलनाडु में है, केरला में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, बहुत कई इलेक्शंस हैं जो 2016 और 17 के बीच में होने वाले हैं। निश्चित तौर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हर इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमारी पार्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम हर चुनाव में, हर स्टेट के चुनाव में वहाँ के स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समीकरण, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि इन चुनाव में आप असम की बात देख लें, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश की भी, तो एक समुदाय की अगर हम बात करें कि जो मुसलमान वर्ग भी है वो बहुत एक्टिव है और काफ़ी संख्या में है, तो किस तरह से आप रणनीति? हमें देखिए, मुसलमानों के बीच में और भी विश्वास कायम करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि अभी मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर के जो गलतफहमियां भरी गई थी हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा, वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। हम थोड़े से लोग, देखिए क्या है, एक तो तबका होता है जो तबका की जैसी जिसकी सरकार आई उसके साथ दिखाई पड़ता है, उसको हम नहीं मानते कि उससे कोई बदलाव दिख रहा है। बदलाव जो है आम लोगों के जहन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। हम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए। आपने जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, कहीं ना कहीं ये बात आई है और हम पढ़ रहे थे, और वो उसी के आधार पर कहते हैं कि क्या ये भ्रांतियां हैं कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो राइज है या किस तरह से देखा जाएगा, उस पर शायद कहीं अंदर ही, चाहे वो संघ की बात हो, बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं, ऐसा नहीं। देखिए एक बात बताएं हम आपको, सब लोग चाहते हैं मुल्क का कोई भी हिस्सा कमज़ोर रहेगा तो मुल्क कैसे मजबूत हो सकता है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इतना बड़ा हिस्सा प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम से कोसों दूर रहे, हो ही नहीं सकता। अगर इतना बड़ा हिस्सा कोसों 20% हिस्सा, 21%, 25%, 30%, जो भी हिस्सा मानिए वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम से अलग हटा हुआ है, और हम कहें कि देश बुढ़िया तरक्की कर रहा है, इम्पॉसिबल, असंभव है वो। इसलिए हमें होता क्या था अभी तक, क्या हुआ, मैं तो सभी लगभग देश के हर हिस्से में घूम रहा हूँ, और घूम करके मैं मिनिस्ट्री में बैठकर नहीं, बल्कि जब माइनॉरिटीज़ की जब बात की तो मैं माइनॉरिटीज़ के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके अंदर परसेप्शन है, उन सारी चीज़ों को हम एक बार सीधे सीधे संवाद लोगों से कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, और उसमें क्या उसका समाधान होता है उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर, नए आइडियाज हैं, जैसे एक बात आई थी कि क्या मदरसों का किस तरह की भूमिका नहीं हो सकती है? देखिए हमारा मानना है कि मदरसे
मदरसों के बारे में जो एक परसेप्शन बनाया हुआ है वो ठीक नहीं है। मदरसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मदरसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो है उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी बहुत बड़ी है। और कभी कभी उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ ऐसी ताकतें हैं जो एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए हम जो है वो उन मदरसों में मेन स्ट्रीम एजुकेशन, क्योंकि मदरसे में आप एक बात क्लियर है कि आप ये नहीं कर सकते कि साहब खाली जो है वो धार्मिक शिक्षा करके आप जो है वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में डाल दीजिए, या बिजनेस में आप उनको इम्पोर्टेंट जगह दीजिए। वो पॉसिबल नहीं है। मदरसों का पढ़ा हुआ केवल बच्चा जो है वो कोई एमएनसी उसको नहीं रखेगी, कहीं पे उसको नहीं, इसलिए उसे मेन स्ट्रीम एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। और इसलिए मेन स्ट्रीम एजुकेशन उस तक पहुंचे, इसलिए मदरसों के एम्पावरमेंट की जरूरत है जी। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। कुछ अलग से एक स्टडी या काम आप हो रहा है, काम हो रहा है, और हम मदरसों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भैया आप जो है वो आप इसको धार्मिक शिक्षा भी दीजिए, और साथ ही साथ जो है वो अन्य जो हमारी साइंस है, मैथ है, या इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, शायद कुछ फोकस ऐसा होता है कि गलत दिशा में चले जाते हैं, ये बात होता है कभी कभी। देखिए क्या एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हम तो ये कह रहे हैं ना, ये कभी कभी अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक्सप्लॉइट किया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश में जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने वाली ताकतें सफल कभी नहीं हो पाई हैं। IS जैसे संगठन इस देश की धरती पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाए हैं। अल-कायदा जैसे संगठन इस देश की धरती पे अपनी जड़ें नहीं जमा पाए। इसकी वजह से इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद का एक जुनून और जज्बा, जिसका नतीजा है कि ये ताकतें जो है यहाँ सफल नहीं होती, दुनिया के तमाम हिस्सों में सफल हो रही है। राष्ट्रवाद की बात की, इसी पर थोड़ा और आगे हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक आउट हियर, बट वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन गोइंग ऑन विद मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। डोंट गो अवे, सम वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई स्टिल हैव टू आस्क हिम। Welcome back to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm right now talking to Mr. Mukhtar Abbas Naqvi, and some very pertinent question, as I said, I'm going to ask him. अखंड भारत का जो बयान रहा माधव जी का आया, उस पर फिर बहुत बातचीत हुई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात ये कि अखंड भारत का उनका कहने का ये कतई अर्थ नहीं था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। सबको मालूम है आज वो पाकिस्तान एक अलग देश है, और पाकिस्तान अपनी तरफ से फले फूले, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये पुरानी बातें हो गई। आज हिंदुस्तान में जो 70-75% पॉपुलेशन है, वो ऐसी पॉपुलेशन है जो कि आज़ादी के बाद जिसने जो है होश संभाला है और यहाँ पर रह रही है, इसलिए वो एक चिंता के उन्होंने बाद में कहा कि इसको इस तरह से देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये भावना की हम बात नहीं, वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमने जो शुरू में कहा ना, बात का बतंगड़ हुआ। लेकिन एक बात आप समझने की जरूरत है, जब हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो पूरे के पूरा खित्ता है, इसको हम एकजुट होकर के और एक साथ खड़े होकर के काम करने की बात करते हैं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इसी कंसेप्ट को दिया था। इसी कंसेप्ट को जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी ये कंसेप्ट रहा है, आचार्य नरेंद्र देव का भी ये कंसेप्ट रहा है। ये कंसेप्ट जो है वो तमाम लोगों का रहा है कि ये इस जो पूरे के पूरे रीजन को जो है वो एक मजबूत डोर में बंद करके और मजबूती के साथ हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र कहाँ बन रहा है? देखिए क्या है, ये देश जो है जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रहा था, तो इस देश के लोगों ने तय किया कि नहीं, ये देश जो है सेकुलर कंट्री होगा। ये कोई किसी की मेहरबानी से नहीं हुआ है, या कांग्रेस पार्टी या किसी की मेहरबानी नहीं है इसमें। ये मेहरबानी अगर किसी की है तो इस देश के करोड़ों लोगों की है, जिन्होंने की कहा कि नहीं, हम ये देश जो है वो सेकुलर देश होगा, पंथ निरपेक्ष देश होगा। जबकि पड़ोस में पाकिस्तान इस्लामिक झंडे लहरा रहा था, लेकिन हमने नहीं उसको रास्ता चुना। तो अब जो ये सब बातें हो रही है, और अगर हम कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अंदर चले जाएं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी बहुत ही ऐसा दौरा किया जो काफी सुर्खियों में रहा पाकिस्तान का, कैसे आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के ऐसा कहा जा रहा है कि वो जाएंगे, तो कैसे अब पाकिस्तान के साथ हमारे? देखिए, पाकिस्तान को तो एक ही संदेश है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
तो इसलिए जो है पाकिस्तान के लिए एक ही संदेश है कि भैया आतंकवाद और वहाँ फल फूल रहा आतंकवाद आपकी आर्थिक तरक्की के लिए, सामाजिक तरक्की के लिए एक बड़ी चुनौती है और जिसका कि आपको नुकसान हो रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। इसलिए भारत ने उस दर्द को बहुत झेला है, बहुत सहा है। और मैं एक बात मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि जिस मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके रहते ही पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह की एक दिक्कतें परेशानियां रही हैं उसके भी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और हम इस शुरुआत को एक शुरुआती कदम मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि सारी चीज़ समस्याएं हल हो गई और सारे इश्यूज क्लोज हो गए, नहीं, ये एक शुरुआत है और हमें लगता है ये पॉजिटिव शुरुआत है, सकारात्मक शुरुआत है और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। क्योंकि जहाँ तक इवन पाइपलाइन की भी बात हो रही है जिस तरह से कि भाई पाकिस्तान की भूमिका रहेगी, आपने आर्थिक स्थिति की जो बात की, पूरे जियोपॉलिटिक्स में न सिर्फ पड़ोसी हैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि आर्थिक रूप से भी हम कैसे सशक्त हो सकते हैं, उसकी बातचीत हो रही है। तो क्या ये भी एजेंडा में है कहीं ना कहीं कि इसको देखिए, हमने कहा कि एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हम ये नहीं मानते कि ये शुरुआत जो है वो आखिरी शुरुआत है और ये शुरुआत इसके बाद जो है सब कुछ हो जाएगा, नहीं। हम तमाम देशों के साथ बेहतर, इसको काफी हाइप किया गया और जरूरी नहीं, हाइप तो मीडिया, देखिए मीडिया हाइप किसको क्या करता है ये तो आपके हाथ की चीज़ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी दुनिया के सभी देशों में गए, उन देशों में भी गए जिसमें कि कभी भारत का प्रधानमंत्री गया ही नहीं हो, उन देशों में भी गए जहाँ पे 2-2, 3-3 दशक के बाद भारत का प्रधानमंत्री गए हों। तो वो गए जाकर के वहाँ पे लोगों के साथ अच्छा संपर्क, उस देश के साथ संपर्क, और भारत के प्रति कहीं पर अगर किसी तरह की गलतफहमी है उसको ख़त्म करना, ये इस तरह का एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है, बहुत बहुत अच्छा बन रहा है। और आज जो है वो दुनिया के भारत को देखने के नजरिए में बदलाव आया है। नहीं, तो इतना तक कर गए कि जब सऊदी जैसे रीजन में जाकर राम मंदिर की बात, मतलब वो ठीक है, देखिए, और हमारे देश में भी बात हो रही, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो फिर से अब हाल में, हालांकि हमने हाल में अशोक सिंघल जी को खोया, लेकिन ये जो राम मंदिर की फिर से स्वर सुनाई दे रहे हैं, उसको कैसे देखें? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है, मतलब वो तो सैकड़ों साल पुराना मुद्दा है, अभी का नहीं है ये। लेकिन जब आप आए लोकसभा के चुनाव के बाद तो वो बात तभी रह गई थी, अभी ऐसा लग रहा है नहीं, हम मानते हैं कि राम मंदिर का इशू पॉलिटिकल इशू कभी नहीं बनेगा, न तो इलेक्शन इशू बन सकता है। हाँ, राम मंदिर को लेकर के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, उसका हमें ध्यान देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज ये इशू कोर्ट में है, कोर्ट में जो इशू है तो उसमें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें, इसमें कोई बात करें, इसका कोई अर्थ नहीं। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के डिसीजन का सभी लोगों को सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन भावना से जुड़ा है, जो खासकर अगर आप संघ की बात करें, नेचुरली भावना से जुड़ा हुआ है। देखिए, भावना से जुड़ा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वो लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो राम मंदिर, देश संविधान से चलता है, कोई डंडे से नहीं चलेगा। और संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक मामला न्यायालय में है, न्यायालय उसमें क्या निर्णय करता है, न्यायालय के बाद निर्णय के साथ साथ सभी दोनों वर्गों के प्रमुख लोगों को बैठना चाहिए, बैठ करके उस दिशा में उसको समाधान करना चाहिए। थोड़ा संसद की हम बात कर लें कि अब सत्र तो चला गया, लेकिन किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि हर बार यही आशा रहती है कि बहुत सारा काम हो जाएगा, हालांकि हुआ भी है, लेकिन कहाँ कहाँ लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे जीएसटी पे आपने कोशिशें भी की, सरकार की तरफ से हाथ भी बढ़े, फिर कहाँ चूक हो जाती है? देखिए, हम मानते हैं कि चूक तो इसको हम नहीं कह सकते, ये एक जिद्दा की बात है। नॉन इशू को इशू बनाना और नॉन इशू को इशू बना करके जो देश के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को पर जो है वो स्पीड ब्रेकर खड़ा करना उसके सामने और रोड़े खड़े पैदा करना, ये इन दो पीछे सत्रों में हुआ। हमें लगता है कि इस बात का एहसास मुख्य विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी को भी हुआ है। लोगों का जो इसको लेकर के निगेटिव परसेप्शन गया, निगेटिव सोच गई, वो इस बात का एहसास कांग्रेस को भी हुआ होगा। और हमें विश्वास है कि जो इस बीच में थोड़ा ठंड का माहौल है, तो उस ठंड के माहौल में ठंडे दिमाग से आत्मचिंतन करेंगे कांग्रेस की लीडरशिप, और जो बजट का सत्र होगा वो पॉजिटिव सत्र होगा, सकारात्मक सत्र होगा। और जो बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, कई महत्वपूर्ण बिल हैं,
इसमें जीएसटी भी एक इम्पॉर्टेंट है, जीएसटी भी पास होगा। और जीएसटी क्योंकि हमारा कोई पर्सनल बिल नहीं है, सरकार का कोई बिल नहीं है, बीजेपी का कोई बिल नहीं है, ये देश के लिए है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, ये देश की तरक्की की डोर के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है वो हमें लगता है कि इस बात को एहसास कांग्रेस क्योंकि को भी कहीं है। ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अगर शुरुआत से लेकर अब का सफर देखें तो हाल में ऐसा लगा कि बहुत ऑक्सीजन मिल गया। जिस रिसर्जेंस की बात पार्टी कर रही थी, कहीं ना कहीं बिहार खास करके जो चुनाव हुए उसके बाद देखने को मिला, थोड़े स्वर तेज दिखाई दिए और पूरा मूड जो है वो अच्छा खासा एक्टिव दिखाई दिया। तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, तो कुछ नहीं, हम तो देखते हैं जब हमने कहा ना, साल जब थकने लगेगा तो दिसंबर आएगा। एक अब नया दिसंबर के संकल्प बाद जनवरी एक नया अप्रैल और संकल्प बसंत भी आने लेकर वाला। एक नया संकल्प लेकर फिर नया एक संकल्प के साथ एक जनवरी आएगी, और उस जनवरी में जो है वो जनवरी के साथ साथ फिर जो हमारा बजट सेशन है वो भी आएगा। इसलिए हम मानते हैं कि हम उसको कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर, कभी कभी राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी से जो ग्राउंड असेसमेंट है उसमें चूक हो जाती है। हमसे भी चूक हुई होगी, हम भी मानते हैं इसको। उस चूक को करेक्ट करना जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए, कांग्रेस को जनादेश जनता ने नहीं दिया, हमने तो नहीं रोका उसको, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप सामंती मानसिकता के साथ काम करेंगे और सोचेंगे कि साहब जो है वो हम किसी और को, ना हमें नहीं जैसे जनादेश मिला है तो हम किसी को नहीं चलने देंगे, तो वो जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए इस बात को उन्हें समझना चाहिए और समझ करके इस बात को आगे बढ़ना चाहिए कि जो कुछ भी इन 2 सत्रों में किया है उन्होंने, उससे उनका नुकसान हुआ है। जी, एक चीज जो आपकी पार्टी की बात कर लें कि कुछ ऐसा लगा हाल में, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, बयान आए कुछ आपके ही पार्टी के लोगों के, फिर लगा कि क्या कहीं कुछ आपस में ही बात समझ में नहीं आ रही है, जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, ये आखिर क्या है, क्या हो रहा है? नहीं, तस्वीर बिल्कुल साफ है हमारे यहाँ, बिल्कुल कोई किसी तरह का ना कन्फ्यूज़न है ना कंट्राडिक्शन है। एक बात समझने की ज़रूरत है राकेश जी कि हमारे यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स बीजेपी के, हज़ारों की संख्या में एमपीज़ एमएलएज़ हैं पूरे देश में। अब हर एक पर हमने कोई जो है वो ऐसा गैग ऑर्डर नहीं किया हुआ है कि साहब तुम इतना बोलोगे तो बीजेपी के हेडक्वार्टर से जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो। ऐसा भी हमने नहीं किया हुआ है कि हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया हो अपने ऑफिस में कि नहीं, नो एंट्री, कोई नहीं आएगा तो उससे पहले जो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी। ऐसा नहीं, हम डेमोक्रेटिक देश में हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, खुली ओपन पार्टी हैं, नेशनलिस्टिक पार्टी हैं। इसलिए हम अपनी पार्टी में लोगों के एंट्री भी होती है, हमारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन लोगों को हमें जज करना लोग चाहिए। नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, इसीलिए कहा हमें लोगों को जज करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या बोल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, या हमारी जो है वो टॉप लीडरशिप क्या बोल रही है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं, उससे पार्टी अपने को अलग करती है या पार्टी उसको उस पर रिएक्ट करती है। और हर पार्टी में ऐसा होता है, कोई मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है। हर पार्टी में इस तरह के जो है वो थोड़ा सा सिरफिरी शक्तियाँ, इसको आप चर्निंग कहेंगे, जो कहते हैं कि एक मंथन होता है कि कुछ नया निकलता है। समुद्र मंथन हुआ है और होता है, समुद्र मंथन में अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन हम मानते हैं कि हम जो है वो बहुत ओपन तरीके से और मजबूती के साथ, हमारे लिए कोई चुनाव हो वो सबक होता है, चुनाव की जीत और हार सबक और संदेश होता है। तो इसलिए कोई भी पार्टी जो है वो, पार्टी के नेता रूठे हुए नहीं है, आप कह रहे हैं, या रूठे हुए हैं? नहीं, मैं रूठे हुए तो नहीं हम मान सकते, लेकिन हाँ, कुछ पार्टी में जो लोग हैं जिनको गलतफहमियां हैं काफ़ी, उन गलतफहमियों को उन्हें ठीक करना पड़ेगा। पार्टी तो उसके लिए समझा चुकी, बुझा चुकी, वो मुझे लगता है कि वो समझ भी जाएंगे वक्त के साथ। जी, ये बात कर लें, चूंकि हम नए साल की बात कर रहे हैं कि और नई क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपकी मिनिस्ट्री में क्या, जैसे अभी जुवेनाइल जस्टिस बिल की हम बात करें हुआ, तो क्या इस तरह से लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए नई चीज़ें कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नई सोच? देखिए, हमारा मानना है कि समाज के सभी वर्गों में सबसे पहले तो उनमें सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर सुरक्षा का एहसास होगा तो उसके साथ ही साथ आप जो है उनके अंदर समृद्धि का एहसास भी कर सकते हैं, तरक्की का भी एहसास दिला सकते हैं। उसके लिए जैसा कि आपने अभी कहा कि जे बिल हमने पास किया, या केवल बिल पास कर देना जो है वो उसके आधार पर, हाँ, जो मनी बिल है या जो इस तरह के बिल है जिसे हमने जीएसटी वगैरह कहा, ये तो ठीक है, इसका असर तो समाज पे और व्यवस्था पे पड़ता है। लेकिन जैसे जे बिल है,
ये बिल जो है ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उससे पहले भी बहुत से कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के रहते हुए एक नया और कानून आ गया है, थोड़ा सख्त आ गया है, लेकिन हमें समाज को उसके लिए तैयार करना होगा और समाज के अंदर जो है उसकी जागरूकता पैदा करनी होगी। आज जो है वो मिनिस्ट्री, जैसे हमारी मिनिस्ट्री मान लीजिए, दूसरी मिनिस्ट्री जिसकी बात आप अल्पसंख्यक मंत्री, इसमें जो है वो अल्पसंख्यक समाज में और विशेष तौर से मुस्लिम समाज में एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। और एजुकेशन प्रॉब्लम क्यों है? वो है गरीबी। वो गरीब परिवार जो है वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाता। वो सोचता है कि हम कहाँ से उनको शिक्षा दिलाएं। ठीक है, उसको जो फ्री मिल गई शिक्षा, कहीं मदरसे में करा दी, कहीं सरकारी स्कूल में करा दी, तो वो करके उसके बाद फिर वो अपना कभी बढ़ई बना देता है। तो हमारे जो स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है वो बहुत मील का पत्थर साबित कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे बढ़ई है, लोहार है, धोबी है, ये ऐसे तमाम नाई हैं, ये ऐसे तमाम है, या जो दर्जी हैं, ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि जिनके अंदर हुनर है, लेकिन हुनर है वो बेचारा जो है उस हुनर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसको जो है वो सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो वो इसलिए उस दिशा में सही आगे बढ़ रहे हैं? हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी, उसके साथ ही साथ हम जो है वो जो और स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, जनधन योजना है, इन तमाम इसका भी हम उनको मदद करवा रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री भी उनको फाइनेंशियल मदद दे रही है कि आप जो है स्किल डेवलपमेंट करिए 5 महीना 6 महीना, उसके बाद आपको अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो आपको सर्विस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल आपको हेल्प करेंगे, और ये हम एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम अगले साल से हम इसको जो है वो थोड़ा सा नए रंग रूप में लेकर आएंगे, ताकि जो है वो स्कीमें बहुत होती हैं, स्कीमों में इतना मकड़ जाल नहीं मकड़ जाल होता है कि कामर आदमी परेशान हो जाता है। अब वो कहता है कि साहब ऐसा है कि अब आपको जो है वो फार्म जो है वो साइट पे भरना है, अब उसकी साइट ही नहीं खुल रही है, वो परेशान है। तो थोड़ा उसका आसान बनाएंगे, हाँ, उसको और आसान और इजी बनाएंगे, और उसमें जो है वो कम से कम जो है वो चीजें मांगी जाए, ताकि वो लोग जो है वो आसानी से उसका इस्तेमाल कर। बहुत सारी हमने गंभीर बातें कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी हल्की फुल्की और शायरी अगर आप कुछ हमारे लिए आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब कुछ पेश करें तो शायद अच्छा लगेगा। नहीं, शायरी तो मैंने अभी कुछ सोच के नहीं आया मैं, लेकिन क्योंकि आपने पहले बताया नहीं था, इसलिए मैंने आने वाले वक्त के लिए कोई शायरी मैंने नहीं सोची है, लेकिन सफ़र में आगे आगे तो बढ़िए, देखते रहेंगे कि क्या होता है। कोई ऐसा कलाम जो आपको याद हो, जो आपका फेवरेट हो, ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहें? बहुत से हैं, ऐसे तो बहुत से हैं, और इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से हैं। चलिए, उसके लिए एक और सेशन शायद करना पड़ेगा, लेकिन अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी पर आने के लिए, और आपकी जो एफर्ट्स रहती है इंशाल्लाह कि अगले साल में हम देखें कि और काम जो है वो हो जमीनी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। एंड दैट वाज मुख्तार अब्बास नकवी टॉकिंग टू अस ऑन रेंज ऑफ इश्यूज। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वी विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर आल्सो। बहुत बहुत मुबारक हो। दर्शकों को सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्यसभा टीवी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत जज्बे के साथ, बहुत ही तरक्की के साथ सबके लिए आए। बहुत ही अच्छा कहा, तरक्की वर्ड वाज वेरी नाइस। सो प्रोग्रेस इज द वर्ड, डेवलपमेंट इज द वर्ड, एंड रियली वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग this particular edition with Mr. Mukhtar Abbas Naqvi. Keep watching The Quest on Rajya Sabha TV. Namaskar and bye-bye.